करके जो लोग अन्य पार्टियों में कार्य कर रहे थे, अन्य पार्टियों के संगठन को मजबूत कर रहे थे, ऐसे लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और पार्टी के विचारधारा और नेताजी के बेबाकी जिस प्रकार से वो बात रखते हैं समस्त वंचित वर्गों की, उन बातों को लेकर के आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। उसी सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में और स्वागत समारोह का कार्यक्रम था, उसी कड़ी में मैं आज बस्ती में आया। तो विपक्षी जो है कहीं ना कहीं निशाना साध रहा है कि मंत्रिमंडल में अभी तक आप को जगह नहीं मिली है। देखिए, विपक्षियों को क्या बताएं, विपक्षी कुछ नहीं पता। विपक्षी कभी भी हमारी बड़ाई नहीं कर सकते। वो इस बात को कदापि नहीं कह सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश नहीं देश का एक ऐसा नेता है जो समस्त वंचित वर्गों के हिस्से की बात करता है। वो कभी इस बात को नहीं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का इकलौता नेता ओम प्रकाश राजभर मंत्री रहते हुए वो जिस सरकार में था उसी सरकार के खिलाफ बगावत किया, और बगावत करने के पीछे जो कारण था वो उत्तर प्रदेश के गरीब तबके के लोग थे, जो समाज में न्याय नहीं मिल पा रहा था, कानून का राज स्थापित नहीं हो पा रहा था। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के नेताजी अपनी ही सरकार से भिड़ गए। ये विपक्ष नहीं कहेगा। हाँ, हमसे ज़्यादा चिंता विपक्ष को इस बात की जरूर है कि हमारा नेता मंत्री क्यों नहीं बन रहा है। उनको पता है कि वो तो कुछ करा नहीं पाएंगे। जो विपक्ष में चाहे अखिलेश जी हों, चाहे कोई पार्टी के हों, सपा के हों, बसपा के हों, कांग्रेस के हों, ये जितने लोग हैं ये अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हम तो गरीबों का कल्याण कर नहीं पाएंगे। तो कम से कम ओम प्रकाश राजभर ताकतवर हो जाएं और ओम प्रकाश राजभर के ही सानिध्य में, उनके ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के उन वंचित वर्गों का कल्याण करवाया जा सके जो लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का इंतजार कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए का भी यही हाल हो? नहीं, एनडीए तो टूटने वाला नहीं है। पहली चीज, इंडिया गठबंधन टूटते हुए नजर आ रहा है। ये आज नहीं, मैं बहुत पहले ही कह दिया था। जब ये इंडिया गठबंधन तैयार किया जा रहा था तो इसी बस्ती में पत्रकार साथियों ने हमसे पूछा था, तो हमने एक बात स्पष्ट रूप से बताया था कि ये गठबंधन जो बनाई जा रही है, गठबंधन सिर्फ पकौड़ी चाय नाश्ता के लिए बनाई जा रही है। चुनाव आते आते सब अलग अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे, और उसमें जो सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाने का कार्य कर रहे थे अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश नहीं देश में घूम घूम करके वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। और मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई भी देता हूं कि आप अपने मिशन में लगे रहें, जिससे कि हम लोग का काम आसान हो जाए। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ आने वाले 2024 के चुनाव में चुनाव लड़ने का भी कार्य करेगी, गठबंधन को ताकत भी देगी, और जो लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने का, उस लक्ष्य की भी प्राप्ति करेगी। विपक्ष में कहीं ना कहीं जो है राजभर को वोटर को लेकर अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। वैसे में राजभर जो है ओपी राजभर क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, हम कुछ नहीं सोचते। विपक्ष लाख प्रयास कर ले, वो अपना मुड़ी नीचे कर ले, पैर ऊपर कर ले। राजभर ही नहीं, राजभर के साथ साथ समस्त वंचित वर्गों को इस बात की स्पष्ट जानकारी हो गई है कि अन्य पार्टी में हम जाएंगे, अन्य लोगों के साथ जाएंगे तो वो हम लोगों को दिखा करके अपना रेट तय कर लेंगे। लेकिन हमारी पार्टी, जहां से हमें सामाजिक सम्मान मिला, शैक्षणिक भागीदारी मिल रही है, सरकार में भागीदारी मिल रही है, नौकरियों में हिस्सा मिल रहा है, सामाजिक सम्मान बढ़ रहा है, थाने पर सुनवाई हो रही है, तहसील पर सुनवाई हो रही है, और ये सारा काम करने का काम कोई कर रहा है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। विपक्षी दिन में सपना देख रहा है कि राजभर समाज को अपनी तरफ कर लेंगे। अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश यादव जैसे 100 लोग लपट जाएं तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। 2024 में मोदी को लेके क्या लगता है कि राजभर जो है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है? राजभर समाज पूर्ण रूप से तैयार है, और तैयार ही नहीं है, वो काम भी कर रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा लोकसभा वार बूथ स्तरीय समीक्षा बैठक चल रही है। जहाँ जहाँ हमारा बूथ कमज़ोर रहा है उसको मजबूत किया जा रहा है। बूथ को हम लोग साथ बूथ को बांट करके जोड़ करके एक एक सेक्टर बनाए हैं। हमारा बूथ का बैठक, सेक्टर का बैठक, विधानसभा का, जिले का, हर स्तर का कार्यक्रम चल रहा है, और हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने नेता को ताकत दे रहे हैं कि हमारा नेता ताकतवर होगा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का संगठन मजबूत होगा। तो जिस प्रकार से 2017 में हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके अपनी ताकत का एहसास कराया था, 2022 में जो अखिलेश यादव पे चिल्ला रहे हैं उनको इस बात को समझना चाहिए। अखिलेश यादव भस्मासुर रूपी नेता हो गए। उन्होंने हमसे आशीर्वाद मांगा, जैसे भस्मासुर था, असुर था, वो शंकर भगवान से आशीर्वाद मांगा कि हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम जिसके सर पे हाथ रखे भस्म हो जाए। शंकर भगवान बिना सोचे समझे आशीर्वाद दे दिए।
और सबसे पहले वो शंकर भगवान को दौड़ा लिया। उसी प्रकार से अखिलेश यादव जी हैं। हम अखिलेश यादव जी को भस्मासुर कहते हैं। अखिलेश यादव भस्मासुर हैं। वो जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं उस पार्टी के सर पे हाथ रख के उसको भस्म करने का प्रयास करते हैं। संजोग अच्छा था, समय अच्छा था कि मैं समय की नगाजत को अच्छी तरह से पकड़ लिया था और पहले उनसे तलाक ले लिया कि भगो तुम्हारा कोई काम नहीं। तो अखिलेश यादव जी लाख कोशिश कर रहे, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में जैसे आज सदस्यता का कार्यक्रम है, ये सदस्यता का कार्यक्रम प्रतिदिन चल रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर नेताजी की विचारधारा की स्वीकारता बढ़ रही है। सारे लोग सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं और नेताजी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम ये रहा कि लोकसभावार जो बूथ स्तरीय समीक्षा बैठक हो रही है उसमें भी जो ग्रामीण स्तर के मतदाता हैं, जो कभी समाजवादी के समर्थक थे, बसपा के समर्थक थे, वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ आकर के ताकत देने का। चुनाव के पहले अगर मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और सुहेल देव पार्टी के किसी भी आपको या आपके पिताजी अगर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता है तो क्या एनडीए की भागीदारी आपकी रहेगी चुनाव में 2024? देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता मंत्री बनने के लिए या मंत्री पद पाने के लिए गठबंधन नहीं करते। अगर यही करना होता तो 2017-18 में हम मंत्री थे, हम इस्तीफा नहीं देते। हमारे पास 8 मंत्री थे, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें इस बार 8 से दुगना होगा और उसका भी उचित समय है। मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना ही है और ये तो पिछले 10 तारीख को ही होना था जो मेरे नॉलेज में है और मुझे वो भी डेट पता है कि अगला मंत्रिमंडल विस्तार कब होने वाला है। लेकिन इस चीज़ को हम अपने पास रखे हुए हैं। सरकार का फैसला है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लोग आपस में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, स्पष्ट हो गई हैं। यथाशीघ्र वो डेट आने वाला है जिस डेट में हमारा नेता, हम सब के नेता, करोड़ों लोगों की आवाज़, गरीबों के नेता मंत्री पद पर आसीन होंगे और आसीन होकर के उनके हिस्सेदारी भागीदारी की बात करेंगे। अगर शामिल नहीं किया जाता तो क्या एनडीए में भागीदारी आपकी रहेगी? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अगर हमारे नेताजी को एनडीए मंत्री नहीं बनाती है तब भी हम एनडीए के साथ रहेंगे और खुल करके रहेंगे, पूरी ताकत के साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला और अपराध को लेकर उसकी प्रथम प्राथमिकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने ही कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये स्वाभाविक तौर पर है, इस बात को हम भी स्वीकारता प्रदान करते हैं और हम भी इस बात पर टिप्पणी करते जरूर इसलिए करते हैं कि सरकार का दोष इसमें नहीं है। सरकार के अधीन जो कार्य करने वाले कुछ अधिकारी हैं वो बदमाशी करने का कार्य कर रहे हैं। जब वो बदमाशी करते हैं तो उस पर आरोप लगता है सरकार पर। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी मिलता हूं तो मैं इस चीज़ को अवगत कराता हूं कि सर अधिकारियों की भी स्क्रूटनी किया जाए, उनके भी कार्य की रेटिंग हो। जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे पूछा जाए इस चीज़ के बारे में कि आपके जनपद का वो कौन सा अधिकारी है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और उसी का परिणाम ये रहा कि तमाम ऐसी टीम लगी हुई है जो टीम छापा मार रही है और कई ऐसे इंस्पेक्टर, कई दरोगा, कई एसडीएम, कई लोग ऐसे रंगों हाथ पकड़े गए हैं जो गरीबों से धन उगाही करने का कार्य करते हैं। उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। मैं तो आपके माध्यम से फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस काम में और बढ़ावा लाइए ताकि ऐसे लोग जो कुर्सी पर बैठ करके कुर्सी को बेचने का कार्य करते हैं, गरीबों के साथ अन्याय करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सिर्फ निलंबन का कार्यक्रम न हो, इनको सीधे से नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए ताकि ऐसे लोग दोबारा किसी कुर्सी पर बैठने के लायक न रहे। बस्ती में एक महिला नायब तहसीलदार के साथ जघन्य अपराध हुआ और एफआईआर दर्ज होने के 2 दिन तक वह खुलेआम घूमता रहा और शासन ने संज्ञान लिया। अब जाकर सख्ती हो रही है, अब पुलिस खोजबीन कर रही है। तो इस पर बीजेपी एमएलसी ने भी सवाल उठाए थे, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, यही बस्ती है, एक घटना भी आपके नॉलेज में भी होगा। एक राजभर लड़के की हत्या हो गई थी, आज के लगभग 7-8 दिन पहले हत्या हुई। प्रशासन थोड़ी सी निरंकुश था। सूचना हम लोगों को मिली, तत्काल यहाँ कप्तान से बात हुआ, डीएम से बात हुआ, एडीजी से बात हुआ, डीआईजी से बात हुआ और विद इन 2 डेज हत्या करने वाले लोगों की गिरफ्तारी करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। कहीं न कहीं हमारी सरकार या फिर हम लोग सदैव ये प्रयास करते हैं कि जल्दबाजी में किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो जाए। इसलिए इस प्रकार का थोड़ा सा समय जरूर शासन प्रशासन लेता है, किसी निर्दोष व्यक्ति पर कोई कार्रवाई ना हो। अभी कल मैं बलिया में था, बलिया में कार्यक्रम करने के उपरांत मैं आ रहा था तो कुछ शरारती तत्वों ने हमारे गाड़ी पर हमला कर दिया। कल बलिया जनपद में हमला कर दिया। मैं वहाँ से बस्ती आया, जब तक मैं बस्ती आया तब तक वो सारे शरारती तत्व जो थे वो गिरफ्तार होकर के थाने में बंद कर दिए गए थे। मैं अपने स्तर से सबको पता कराया कि मसला क्या है। जब मैंने पता कराया तो पता चला कि हाँ, इस प्रकार के लोग लिप्त थे और वहाँ के प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया।
तो मैं इस चीज़ को जरूर स्वीकारता दूंगा कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो शिथिल रहते हैं, शांत रहते हैं, ऐसे लोग ही सरकार को बदनाम कर रहे हैं, तो सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सुहेल देव लगातार दलितों और गरीबों की बात करती है और आपके ही बस्ती प्रकोष्ठ के पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार चौधरी लगातार किसानों के हित की बात कर रहे हैं और वो जल समाधि से लेकर कई ऐसे जो धरना दिए, लेकिन उनकी आवाज़ जो है जिला प्रशासन नहीं सुना और किसान की जो जमीन की भुगतान था वो भुगतान नहीं हो पाया है। तो क्या कहेंगे जिला प्रशासन? मैं इस पर जरूर बताऊँगा। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी हैं, आज सुबह लंबी वार्ता उनसे हमारी हुई, वो सारे आंदोलन जो उन्होंने किया उसका वीडियोस भी हमने देखा और मैंने आपके जो राज खोल खबरें हैं इस पे भी हमने देखा, खबरें चलाई भी गई। आज इन सारे प्रकरण को लेकर के मैं आज जिलाधिकारी महोदय से मिला। लगभग 11:15 पर हम जिलाधिकारी से मिले, आधा घंटा की वार्ता हुआ और आधे घंटे की वार्ता में सारी बातों से अवगत कराया गया। जिलाधिकारी महोदय जी ने इस चीज़ को स्पष्ट रूप से अवगत कराया है कि जो भी छोटी बड़ी समस्याएं हैं वो हमको लोग अवगत कराते रहे और मैं इमीडिएट इसका समाधान करने का बंदोबस्त करूंगा। प्लस इसमें जो भी आपने प्रश्न किया है, जो भी हमारे माननीय जिलाधिकारी के द्वारा हमारे पास प्रपोजल आए थे, वो प्रपोजल डीएम साहब को दिया गया। तत्काल उस पर डीएम साहब ने डीपीआरओ को और सीडीओ को अवगत कराया और करा करके कहा कि विदिन 2 डेज, मतलब मैं समय नहीं लेना चाहता हूँ, इस पे मुझे सकारात्मक रिजल्ट चाहिए। तो सरकार यहाँ के शासन प्रशासन उस पर काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि यहाँ के एसपी साहब भी और डीएम साहब भी और डीपीआरओ सीडीओ ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, वो लोग इस बात को गंभीरता से लेंगे और लेकर के इसको काम भी कराने का बंदोबस्त करेंगे।